इस वीडियो में हम लोग व्यक्तित्व की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि इड, ईगो और सुपर ईगो की व्याख्या की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिगमंड फ्रायड ने अपने सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में 4 मुख्य भाग बताए, जिनमें से दूसरा भाग व्यक्तित्व की संरचना है। फ्रायड के अनुसार मन के संरचनात्मक मॉडल से तात्पर्य उन साधनों से होता है जिनके द्वारा मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान होता है। ऐसे साधन या प्रतिनिधि 3 हैं: उपाहम, इड, अहम, ईगो तथा पराहम, सुपर ईगो। इन तीनों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला है उपाहम, इड। उपाहम व्यक्तित्व का जैविक तत्व है जिनमें उन प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो जन्मजात होती है तथा जो असंगठित, कामुक, आक्रामकतापूर्ण तथा नियम आदि को मानने वाली नहीं होती है। एक नवजात शिशु में मूलतः उपाहम की प्रवृत्तियों का ही भरमार होता है। उपाहम की प्रवृत्तियां आनंद सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती हैं, क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियों का मुख्य उद्देश्य आनंद देने वाली प्रेरणाओं की संतुष्टि करना होता है। इसे उचित अनुचित, विवेक अविवेक, समय स्थान आदि से कोई मतलब नहीं होता। उपाहम चूंकि पूर्णतः अचेतन होता है, अतः इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता। उपाहम मूलतः 2 तरह के प्रक्रम को अपनाता है: सहज प्रक्रिया तथा प्राथमिक प्रक्रिया। सहज प्रक्रिया में उपाहम तनाव उत्पन्न करने वाले स्रोत के प्रति अपने आप अनुक्रिया कर तनाव को दूर करता है। खांसना, छींकना, आंख मिचकाना आदि कुछ ऐसी ही सहज प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं। प्राथमिक प्रक्रिया में व्यक्ति वैसे उद्दीपकों जिनमें पहले इच्छा की संतुष्टि होती थी के बारे में मात्र एक कल्पना कर अपना संघर्ष या तनाव दूर करता है। एक बच्चा जिसे अमुक खिलौना जिससे पहले वह खेलता था नहीं देने पर उस खिलौने का मात्र कल्पना कर ही अपनी इच्छा की पूर्ति करता है तथा मानसिक तनाव को दूर करता है। दूसरा है अहम, ईगो। मन के गत्यात्मक पहलू का दूसरा प्रमुख भाग अहम है। जन्म के कुछ दिन बाद तक बच्चा पूर्णतः उपाहम की प्रवृत्तियों द्वारा नियंत्रित होता है, परंतु सामाजिक नियमों एवं नैतिक मूल्यों के कारण उनकी ऐसी प्रवृत्तियों या इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, जिसके फलस्वरूप उसमें निराशा का अनुभव होता है और उसका संबंध वास्तविकता से स्थापित होता है। इस प्रक्रिया में उसमें अहम का विकास होता है। अतः अहम मन का वह हिस्सा है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है तथा जो बचपन में उपाहम की प्रवृत्तियों से ही जन्म लेता है। अहम वास्तविकता सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है तथा वास्तविकता की वास्तविकता, वातावरण की वास्तविकता के साथ इसका संबंध सीधा होता है। अहम को व्यक्तित्व का निर्णय लेने वाला या कार्यपालक शाखा माना गया है। चूंकि अहम अंशतः चेतन, अंशतः अर्धचेतन तथा अंशतः अचेतन होता है, इसीलिए अहम द्वारा इन तीनों स्तर पर ही निर्णय लिया जाता है। तीसरा है पराअहम, सुपर ईगो। पराअहम को अहम से ऊंचा भी कहा गया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, वह अपना तादात्म्य माता पिता के साथ स्थापित करते जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह यह सीख लेता है कि क्या उचित तथा क्या अनुचित है। इस तरह के सीखना से पराअहम के विकास की शुरुआत होती है। पराअहम को व्यक्तित्व का नैतिक शाखा माना गया है, जो व्यक्ति को यह बतलाता है कि कौन कार्य अनैतिक है। यह आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित होता है।
इस तरह से बचपन में समाजीकरण के दौरान बच्चा माता पिता द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने अहम में आत्मसात कर लेता है और यही बाद में पराअहम का रूप ले लेता है। पराअहम विकसित होकर एक तरफ उपाहम की कामुक, आक्रामक एवं अनैतिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है, तो दूसरी ओर अहम को वास्तविक एवं यथार्थ लक्ष्यों से हटाकर नैतिक लक्ष्यों की ओर ले जाता है। एक तरफ विकसित पराअहम व्यक्ति के कामुक एवं आक्रामक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण दमन के माध्यम से करता है। हालांकि वह दमन का प्रयोग स्वयं नहीं करता, फिर भी वह अहम की दमन का प्रयोग का आदेश देकर ऐसी इच्छाओं का पर नियंत्रण रखता है। यदि अहम इस आदेश का पालन नहीं करता तो इससे व्यक्ति में दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। उपाहम के ही समान पराअहम को भी अवास्तविक कहा गया है, क्योंकि पराअहम इस बात का ख्याल नहीं रखता कि उसके नैतिक आदर्शों को पूरा करने में वातावरण में उपस्थित किन किन कठिनाइयों का सामना अहम को करना होता है। वह आंख मूंद कर अपने नैतिक आदेशों की पूर्णता के लक्ष्य की ओर अहम को खींचने की भरपूर कोशिश करता है। अहम के समान पराअहम चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन तीनों ही होता है।